अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है व्हाट इज रिटार्डेड पोटेंशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट की ऑफ दिस टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ रिटार्डेड पोटेंशियल, कि रिटार्डेड पोटेंशियल क्या है। देन हम इसकी एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स की, देन यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशंस, देन यूजिंग लॉरेंस कंडीशंस, देन इन स्टैटिक केस हम बात करेंगे वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल की, एंड देन रिटार्डेड टाइम की और इसके पोटेंशियल की बात करेंगे, और लास्ट पर हम देखेंगे नॉन स्टैटिक केस क्या होता है, इसमें हम फिर बात करेंगे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास क्या है, व्हाट इज रिटार्डेड पोटेंशियल। तो डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। जनरली वी नो दैट accelerating electric charge produce and radiates electromagnetic waves in which the time varying electric and magnetic fields are present. So हम डेफिनेशन इसकी कर सकते हैं, द पोटेंशियल इन टाइम वेरिंग fields is called retarded potential। तो हम इसको रिटार्डेड पोटेंशियल बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। In order to derive the expression of retarded expression for retarded potential, we have to recall electromagnetic potentials। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स क्या होते हैं? अगर हमें एक्सप्रेशन चाहिए ना रिटार्डेड पोटेंशियल का, तो हम रिकॉल करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स क्या होते हैं? इसमें हमारे पास आ जाता है स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं विच आर given by B is equal to del क्रॉस A, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने। E is equal to माइनस डेल फाई माइनस पार्शियल A ओवर पार्शियल T, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया।
हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अब हमने यूज करनी है मैक्सवेल इक्वेशंस। ओके, तो हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशंस 1 and 2 in 2 Maxwell equations we have, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहां पर एक मैक्सवेल इक्वेशन लिखता हूं, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, दिस इज द गाउस लॉ इन डाई इलेक्ट्रिक। हमें पता है कि जो डी है वो बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ई के। हमने इसको रिप्लेस कर दिया डी को एप्सिलॉन नॉट ई के साथ। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देन मैंने इसको, चले नेक्स्ट स्टेप ही कर लेते हैं, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ई की वैल्यू हमारे पास ऊपर पड़ी है, ये देखें पड़ी हुई है ना इधर। तो अब हमने क्या करना है, ई की जगह पर इसकी वैल्यू लगा देनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल डॉट इंटू माइनस डेल फाई माइनस पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। आप डेल को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर फाई, ठीक है। और इधर जब मैं डेल को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा डेल डॉट पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी। तो मैं डेल को साथ ही जो है ना पार्शियल के अंदर ले जाता हूँ, ये आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा अब माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटू डेल डॉट ए इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हम दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन लेते हैं। वो इक्वेशन हम लेंगे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ, मीन डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी। अगर आप देखें तो हमें पता है कि B इज इक्वल टू होता है म्यू नोट एच के बराबर। तो यहां से हमने एच की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू नोट इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस B ओवर म्यू नोट इज इक्वल टू जे ऐसे ही प्लस डी, हमें पता है कि हमने इधर भी वैल्यू लगाई थी डी की, वो बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ई के। तो एप्सिलॉन मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया ओवर पार्शियल टी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ए की वैल्यू हमने यूज करनी है और यहाँ पर हमने बी की वैल्यू यूज करनी है। इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि म्यू नॉट इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम डेल क्रॉस बी हमारे पास आ जाएगा इधर, और इधर हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम बी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ये वाली इथे, और इधर हम जो है ये वाली वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इधर आ जाएगा डेल क्रॉस इंटू डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटू माइनस डेल फाई माइनस पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी। ओके, अब हमने पार्शियल इतना जो है टर्म, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। इधर हमारे पास जो है ये एक वेक्टर आइडेंटिटी बन रही है जो बराबर होती है डेल इंटू डेल डॉट ए माइनस डेल डॉट डेल
इंटू ए के बराबर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस, अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ओवर पार्शियल टी, ये माइनस हम बाहर ले आते हैं माइनस, तो डेल फाई आगे हमारे पास फिर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ओवर पार्शियल टी, ये वाला और ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर और साथ में हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, इसको मैंने पहले लिख लिया माइनस डेल स्क्वायर ए प्लस डेल इंटू डेल डॉट ए, ओके, इज इक्वल टू, सॉरी, अब इक्वली हमने क्या करना है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इधर माइनस हो रही है, इधर आकर क्या हो जाएगी प्लस, तो जहां पर मैंने प्लस लगाया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ओवर पार्शियल टी डेल फाई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल स्क्वायर ए ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली म्यू नॉट जे, ऐसे ही आ जाएगा। अब मैं इधर से क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ माइनस को, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये भी प्लस माइनस है, ये प्लस है सॉरी ये माइनस हुआ, इधर से जब हम इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, जब माइनस माइनस हो गए तो ये सॉरी प्लस हो गया तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो माइनस इधर से मैं इधर ले आता हूँ, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस म्यू नॉट जे। ओके स्टूडेंट, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अगर आप लोग इन इक्वेशंस को, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सोल्व करके निकालने चाहते हो, वेल एंड गुड, अदरवाइज आप लोग ये लिखकर ना यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन 2 मैक्सवेल इक्वेशंस, तो यहां पर आपने लिख देना है द फॉलोइंग इक्वेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड। अगर आपने ये प्रोसेस नहीं करना तो ये लाइन लिखकर आपने जस्ट इक्वेशंस लिख देनी है, जस्ट इक्वेशंस लिख देनी है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये कैसे आती है, ठीक है। ओके, देखिए अब इधर हमारे पास आई है, ये वाली इक्वेशन आई है माइनस डेल स्क्वायर फाई माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटू डेल डॉट ए, यहां पर मेरे ख्याल में नहीं आना, डेल डॉट ए इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 3 का कहा था हमने, देखो इधर माइनस है, ठीक है, इसको अब हम क्या करते हैं इधर ले आते हैं, ये फिर प्लस हो जाएगी और इधर हमारे पास माइनस आ जाएगा। ओके, मैंने इसको रेज कर दिया। देन इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है, डेल स्क्वायर ए माइनस डेल इंटू डेल डॉट ए माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ओवर पार्शियल टी डेल फाई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल स्क्वायर ए ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, इसको भी मैंने रेज कर दिया।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इससे हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है, चलिए खानी है ही, खानी है तो आ जाओ। चले जी नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हमने क्या करना है, यूज करनी है लॉरेंट्ज कंडीशन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं द लॉरेंट्ज कंडीशन इज गिवन बाय, लॉरेंट कंडीशन हमारे पास क्या होती है, डेल डॉट ए इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल पाई ओवर पार्शियल टी। इसको मैंने इक्वेशन स्टेरिक का नाम दे दिया। अगर आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में देखें तो डेल डॉट ए आ रहा है, तो हम इधर लॉरेंट्स कंडीशन जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पर लिखना है अप्लाई, लिख ले पुट इक्वेशन स्टेरिक इन इक्वेशन 3 and 4 वी हैव, फिर हमारे पास आ जाएगा ये वाली टर्म डेल स्क्वायर फाई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल टी इनटू ये वाले माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल फाई ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इस डेरिवेटिव को अंदर ले जाता हूँ, इधर ही ले जाऊंगा क्योंकि व्हाइट बोर्ड छोटा है तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया आगे। तो ये माइनस इधर आ गया, माइनस पार्शियल स्क्वायर पार्शियल टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गई टर्म, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं, ये हमारे पास है डेल स्क्वायर ए माइनस डेल इंटू, यहाँ पर अब हमने ये वैल्यू लगा दी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल फाई ओवर पार्शियल टी। ठीक है, ये वैल्यू होगी। उसके बाद माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटू डेल फाई। इससे आगे हम फिर बाद में ही चलते हैं, पहले हम इधर ही इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस डेल को हम अंदर लेकर गए, ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए। इस डेल को जब हम अंदर लेकर जाएंगे तो मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, ये वाला डेल मैंने इधर से उठाया, इधर ले आया डेल फाई, यहाँ पर मैंने क्या पुट किया डेल फाई आ गया हमारे पास। अगर आप ये इक्वेशन देखें और ये इक्वेशन देखें, इनमें कोई फर्क तो नहीं है, ये माइनस की है ये प्लस की है, तो ये दोनों क्या हो जाती है आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। तो इन दोनों को मैं इधर ही स्किप कर देता हूँ, आपने एक स्टेप करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप में इन्हें स्किप करना है, यहाँ पर आपने कैंसिल नहीं कर देना। ओके, तो यहाँ तक हम आ गए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल स्क्वायर ए ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 6। अगर आप गौर कीजिए, अगर आप गौर करें तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये हमारे पास वेव इक्वेशंस बन गई। ये वाली बनी है वेव इक्वेशन फॉर स्केलर पोटेंशियल एंड वेव इक्वेशन फॉर वेक्टर पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। इन इक्वेशंस को कहते क्या हैं, दीज इक्वेशंस are called homogeneous equation, homogeneous wave equations। ठीक है, ये इक्वेशंस जो है ये homogeneous wave equations कहलाती है। ओके, अब हम ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम इस
स्टेप पर आते हैं। ये हमारे पास क्या है, इन स्टैटिक केस, इसमें वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल को ही हमने डिस्कस करना है इनको। तो हमारे पास अब कौन सा आ गया, इन स्टैटिक केस। स्टैटिक केस में हमारे पास जो पोटेंशियल्स होते हैं वो टाइम पर डिपेंड नहीं करते, डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम। अगर वो डिपेंड नहीं करते टाइम पर तो देन इक्वेशन, अगर ये दोनों इक्वेशंस टाइम पर डिपेंड ना करें, इस टर्म में टाइम आ रहा है और इस टर्म में टाइम आ रहा है, अगर ये दोनों टाइम पर डिपेंड नहीं करती तो देन ये दो टर्म्स जो है ये स्किप हो जाएंगी, बाकी हमारे पास रिमेनिंग ये दो पार्ट्स और ये दो पार्ट्स बच जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर इक्वेशंस 5 and 6 reduce to Poisson's इक्वेशंस। पॉइसन इक्वेशंस बन जाएंगे, कम हो जाएगी। जब हम ये दो पार्ट्स इसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास जो है ये पॉइसन इक्वेशंस बन जाएंगे। ठीक है, डेल स्क्वायर 5 एंड डेल स्क्वायर ए, ये अब हमारे पास क्या बन गई, पॉइसन इक्वेशंस बन गई। ठीक है, इनको मैंने नाम अब दे दिया इक्वेशन 7 का और इक्वेशन 8 का। ओके, इसके बाद ये इक्वेशंस बनी। ओके, अब हम इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इनको सोल्व करके जो सॉल्यूशन आता है इनका 7 एंड इक्वेशन 8 सॉल्यूशन, इनका जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास आ जाएगा फॉर स्केलर आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल रो आर डैश डीवी डैश ओवर आर माइनस आर प्राइम। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे दिया। सिमिलर फॉर वेक्टर पोटेंशियल के लिए, जब ये दोनों इक्वेशंस डिपेंड ना कर रही हो टाइम पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रल जे इंटू आर डैश डीवी डैश ओवर आर माइनस आर प्राइम। यहां तक स्टूडेंट्स समझ आ गई। अब मैं इसको रेज करने जा रहा हूं। चलिए इनको रहने देता हूं, शायद हमें इनकी जरूरत पड़ जाए अभी। यहां तक समझ आ गए स्टूडेंट्स। ये जो दो सॉल्यूशंस हैं ये उन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं जो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये पॉइसन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं। इनको हम पॉइसन इक्वेशंस बोलते हैं जिनमें टाइम ना आए। ओके, अब मैं फिगर ड्रा करता हूं, या पहले आप लोगों को चले इधर ही मैं बता देता हूं। वेयर r minus r prime is the distance between source and point P at which potentials are evaluated। ठीक है, हमने P पॉइंट पर पोटेंशियल एवेल्युएट किया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर मैं एक फिगर ड्रा करने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक सोर्स है, ये हमारे पास एक पॉइंट P है जिसको हम फील्ड पॉइंट बोलेंगे। इस सोर्स में हमने एक स्मॉल पार्ट ले लिया
डीवी डैश। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सोर्स है। सोर्स में हमने स्मॉल पार्ट ले लिया डीवी डैश। ये इसका है ओरिजिन ओ। ओरिजिन ओ से सोर्स का जो फासला है या डिस्टेंस है वो हमारे पास है आर प्राइम वेक्टर, और पी पॉइंट का ओरिजिन से जो फासला है वो हमारे पास है आर प्राइम, सॉरी आर वेक्टर। और इस सोर्स से जो पी तक का फासला है वो हम किस तरह मालूम करेंगे, अगर हम आर में से इतने पार्ट को डिलीट कर दें तो हमारे पास इतना फासला आ जाएगा, आर माइनस आर प्राइम। ठीक है, तो ये हमारे पास सोर्स से लेकर इस पॉइंट तक फासला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेयर डिस्टेंस जो है हमारे पास ये किसके दरमियान है, बिटवीन सोर्स एंड पॉइंट पी के दरमियान का डिस्टेंस को शो करता है ये। ओके, एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये था हमारे पास इन स्टैटिक केस, ये था हमारे पास एक स्टैटिक केस था जिसमें हमने ये डिस्कस किया। ओके, अगर इक्वेशंस की जरूरत पड़ी तो हम अगेन लिख लेंगे। अब हम बात करेंगे इन नॉन स्टैटिक केस। इन नॉन स्टैटिक केस में हमारे पास क्या चीजें आती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, in this case the observer measures the fields on point P at time T। ऑब्जर्वर जो है पॉइंट पी पर है और वो मेजर कर रहा है फील्ड को टाइम टी पर। ओके, उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं फर्दर द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड these charges, इलेक्ट्रिक फील्ड उस वक्त एसोसिएट होती है या पैदा होती है जब these charges मीन का कुछ चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, these charges प्रोपगेट, कुछ चार्जेस जो है वो प्रोपगेट करते हैं किसके साथ, विद फाइनाइट वेलोसिटी c, एक फाइनाइट वेलोसिटी c के साथ। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो क्या करती हैं, प्रोपगेट करती है विद स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर मैं एक मिसिंग कर गया हूँ, यहाँ पर मैंने लिखी हुई है अकेली फील्ड, यहाँ पर लिखनी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उनको मेजर कर रहा है ऑब्जर्वर पी पॉइंट पर। ओके, तो ये भी हमें पता चल गया कि जो चार्ज प्रोपोगेट कर रहे हैं विद ए फाइनाइट वेलोसिटी सी के साथ वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट कर देंगे। ओके, देन इससे आगे हमारे पास जो है आ जाएगा एंड हेंस द टाइम टेकन to travel from travel the distance from dv dash to p is r minus r prime over c। यहां पर गौर कीजिएगा कि जो चार्जेस प्रोपगेट कर रहे हैं वो यहां से यहां तक जाने के लिए उन्हें जो
टाइम दरकार हुआ, जब टाइम लगा, वो कितना लगा, r माइनस आर प्राइम ओवर सी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम t टाइम में से इसको माइनस कर दें तो देन हमारे पास रिटार्डेड टाइम आ जाएगा। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, अभी कंफ्यूज्ड हो जाएंगे आप लोग। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। यहां तक याद रखिएगा कि जो प्रोपोगेट चार्जेस हैं उन्हें सोर्स डीवी डैश से पी पॉइंट तक जाते हुए जो टाइम लगा वो हमारे पास r माइनस आर प्राइम ओवर सी है। ठीक है, ओके। अब हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं लास्ट पर कि however ताहम we need to know the time when field actually began to propagate। इस पैराग्राफ से हमें पता चल गया, क्लियर हो गया कि हमें उस टाइम, वो टाइम चाहिए जब ये प्रोपोगेशन स्टार्ट हुई थी, मीन के इनिशियली टाइम यहां पर लिखा भी हुआ है व्हेन फील्ड एक्चुअली बिगेन, बिगेन मीन होता है स्टार्ट करना, टू प्रोपोगेट। ओके, अब समझ आ गया आप लोगों को। चले जी, अब हम निकालते हैं वो टाइम, इनिशियली टाइम, यहां से इसने प्रोपोगेट करना स्टार्ट किया था। We know S is equal to VT। हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस है बिटवीन डी डैश और पी के दरम्यान वो हमारे पास क्या है, r माइनस आर डैश इज इक्वल टू आ जाएगा v। हमारे पास यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट के साथ वेव मूव करती है। ठीक है, तो और साथ हमारे पास आ जाएगा t टाइम जो है वो हमारे पास क्या है, t माइनस टी डैश। सीधे मल्टीप्लायर और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास बन गई। अब हमने यहां से क्या निकालना है, टी डैश निकालना है। तो मैंने टी डैश को इधर ले आया, इधर लेकर आया तो ये प्लस हो गया, और ये उधर गया तो ये माइनस का हो गया। तो मैं ये लिख सकता हूँ टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस आर प्राइम ओवर सी। तो दिस टी डैश is called retarded time। ये retarded time कहलाता है जी। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं इसके बारे में। इधर देखें, हमारे पास हमने यहां पर कहा था the time taken to travel the distance from dv dash to p is ये मेन के जो प्रोपोगेशन चार्जेस प्रोपोगेट कर रहे हैं उन्हें इधर से यहां तक जाने में जो टाइम दरकार हुआ ना, जो टाइम लगा वो ये लगा। अगर हम इसको इस टाइम में से निकाल दें, इसको इस टाइम में से निकाल दें, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, टी हमारे पास वो टाइम है जो ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को पी पॉइंट पर बैठे हुए, किस टाइम में, टी टाइम में। अगर इस टी टाइम में से ये टाइम निकाल दें, ये कौन सा टाइम है, जो चार्जेस प्रोपोगेट कर रहे थे वो इधर से इधर गए इस टाइम में। अगर हम ये जो है ये इस टाइम में से निकाल देंगे तो हम यहां पर आ जाएंगे, मीन के हम इनिशियल टाइम पर आ जाएंगे। और इनिशियल टाइम को हम एक्चुअली में क्या कहते हैं, रिटार्डेड टाइम कहते हैं। ठीक है, तो ये टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस आर प्राइम ओवर सी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10 द generalization 6 and 7 for non-static case
आर हमारे पास आ जाएगी स्केलर पोटेंशियल आर टी is equal to 1/4 pi epsilon naught volume integral rho r dash t dash over r minus r dash वेक्टर dv dash। इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए कह दिया। और दूसरी वेक्टर जो है हमारे पास वेक्टर पोटेंशियल, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई वॉल्यूम इंटेग्रल जे डॉट आर डैश टी डैश ओवर आर माइनस आर डैश ये आर है, ठीक है, और साथ में डीवी डैश, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बी आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास जो है द इक्वेशंस ए एंड बी आर कॉल्ड स्केलर एंड वेक्टर, are called retarded scalar and vector potentials because they are expressions in terms of retarded time। हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी स्टेप आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, फेसबुक पर आकर पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पर आकर पूछ सकते हो। डोंट वरी। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।